नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और अपने वादे के मुताबिक अपने होम टाउन जमशेदपुर से आप सबसे फिर मुखातिब हूं। बहुत ही खुशनुमा माहौल है जिस जगह पर मैं बैठा हुआ हूं और ये वो जगह है जिसकी वजह से जमशेदपुर की एक अलग पहचान है। जमशेदपुर की अपनी एक अलग पहचान तो है ही, लेकिन इस जगह के बिना मेरे हिसाब से जमशेदपुर भी अधूरा-सा है। क्या आप गेस कर सकते हैं इसके बारे में? मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग गेस कर ही लेंगे और इस वीडियो के बीच में मैं आपको इस जगह के कुछ क्लिपिंग्स भी दिखाने की कोशिश करूँगा और मुझे यकीन है कि आपको वो बहुत अच्छा भी लगेगा। आइए अब जो क्राइम की कहानी है उसकी शुरुआत करते हैं और म बेशक ये जगह बहुत खूबसूरत है, ये शहर भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जुर्म जो है वो हर कहीं है और उससे जमशेदपुर भी अछूता नहीं है। ये मामला जमशेदपुर का ही है। जमशेदपुर के पास एक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सरायकेला खरसावां। तो ये सरायकेला खरसावां की एक घटना है और जिस लोकेलिटी की घटना है उसका नाम है कपाली ताजनगर। तो कपाली ताजनगर में पिछले 16 अक्टूबर को एक अर्धनिर्मित खंडहर नुमा मकान में एक लाश मिलती है। लाश जो है वो अधजली हालत में थी और काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, मतलब कई दिन पुरानी लाश थी। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है और पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है, तो पुलिस जाकर देखती है कि लाश तो बेशक अधजली है ही, उसका सिर जो है, वो स्मैश किया गया है पत्थर से, कुचल दिया गया है और साथ ही गले में भी कट मार्क हैं, यानी थ्रोट स्लिट भी किया गया है, काटा भी गया है। तो एक व्यक्ति का कत्ल और वो भी 3 तरीके से। इसमें हो सकता है कि कत्ल 1 या 2 तरीके से ही हुआ हो, लेकिन बाकी जलाने वाली जो बात है, वो सबूत मिटाने के इरादे से कातिलों ने की होगी, ऐसा पुलिस को लगता है। पुलिस उस लाश को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। ऐसे तो लाश की हालत ऐसी थी जिसे देखकर पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इतना ज़रूर पता चल जाता है कि वो तकरीबन 18-20 साल के एक नौजवान की लाश है। पुलिस मामले की छानबीन शुरू करती है और आसपास के इलाकों में पूछताछ करती है, लेकिन 2-3 रोज़ गुज़र जाने के बावजूद पुलिस को कोई ख़ास क्लू या लीड इस मामले में नहीं मिल पाती और एक और भी चौंकाने वाली बात ये थी कि एक नौजवान लड़के का कत्ल ज़रूर हुआ था, लेकिन न तो उस थाना इलाके में जहाँ की ये घटना है कपाली और न ही आस-पास के किसी इलाके में ऐसे किसी नौजवान के गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज की गई थी। तो कहने का मतलब ये कि ये बिल्कुल ही क्लूलेस और ब्लाइंड मर्डर केस था। लेकिन पुलिस को तफ्तीश तो करनी थी, तो पुलिस ने कोशिश जारी रखी और आसपास के इलाकों में भी पूछताछ पुलिस करती रही। इस कोशिश में पुलिस को कई दिन गुजरने के बाद तब कामयाबी मिली, जब एक शख्स जो कि पुलिस का मुखबिर था, उसने पुलिस वालों से बातचीत की और ये बताया कि इस नौजवान को उसने ताजनगर में ही रहने वाले एक परिवार के यहाँ आते-जाते हुए देखा है। अब जब पुलिस को ये जानकारी मिली, तो पुलिस ने फिर फौरन जो है इस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने का फैसला किया। वो परिवार जो है वो शेख लाल नाम के एक शख्स का परिवार था और मुखबिर ने पुलिस को ये बताया कि शेख लाल के परिवार में ये लड़का आता-जाता था। इसके आगे के बारे में इसके आगे क्या जानकारी है उसके बारे में मुखबिर को कोई खबर नहीं थी। अब पुलिस ने वेरीफाई करना शुरू किया शेख लाल के बारे में, तो पता ये चला कि शेख लाल अपने पूरे परिवार के साथ फिलहाल जो है वो कपाली से गायब हो चुका है, नदारद है। जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस का शक जो है और गहरा गया, क्योंकि आम तौर पर इस तरह की घटनाओं में, कत्ल के मामलों में जो भी मुल्ज़िम होता है, उसे शक तो होता ही है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, डर तो होता ही है और इसीलिए वो कई बार डिकैम्प कर जाते हैं, अपना अपना घर, अपना इलाका छोड़ जाते हैं। ये मामला भी पुलिस को कुछ ऐसा ही लग रहा था। तो पुलिस ने अब शेख लाल और उसके घरवालों के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की, तो ये पता चला कि ये लोग आगरा गए हुए हैं घूमने के लिए। आसपास के लोगों को तो कम से कम शेख लाल और उसके परिवार वालों ने यही बात बताई थी। पुलिस ने इनके मोबाइल फ़ोन की डिटेल निकाली, इनके मोबाइल फ़ोन को इंटरसेप्ट करना शुरू किया और पुलिस को ये जानकर हैरानी भी हुई कि शेख लाल की जो पत्नी है, जिसका नाम है रेहाना, उसके साथ एक अननोन नंबर पर लगातार लंबी बातचीत हो रही थी और इस नंबर के बारे में जब पुलिस ने पता करना शुरू किया, तो पुलिस ने ये भी देखा कि इस नंबर का लोकेशन पहले दिल्ली में था और फिर उस नंबर का लोकेशन यहाँ कपाली इलाके में भी पुलिस को मिला। तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे-धीरे ही सही पहेली सुलझती जा रही थी। अब ये रेहाना नाम की जो महिला थी, शेख लाल की पत्नी, ये किस लड़के से बात करती थी, वो कौन था? पुलिस ने उसके बारे में पहचान पता करने की शुरुआत की उस मोबाइल नंबर के ज़रिए
और फिर ये पता चला कि वो मोबाइल नंबर छोटू रजक नाम के एक लड़के का है, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का रहने वाला है और इन दिनों वो दिल्ली में रहता है। लेकिन जब ये लाश मिली थी 16 अक्टूबर को, उससे कुछ दिनों पहले ही छोटू रजक का जो मोबाइल फोन था, उसकी लोकेशन दिल्ली से चेंज होकर जमशेदपुर के पास कपाली की लोकेलिटी में पुलिस को दिख रही थी। पुलिस के पास जो सीडीआर था, उसमें पुलिस को ये बात रिफ्लेक्ट हो रहा था। 9 अक्टूबर को ये लड़का दिल्ली से जमशेदपुर पहुंचा था और फिर पुलिस ने जब और तफ्तीश आगे बढ़ाई तो पुलिस को यह पता चला कि इस लड़के की जो है उसी घर की महिला जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, रेहाना, उसके साथ इसके जो है रिश्ते थे, संबंध थे और शायद इसी कनेक्शन में ये लड़का दिल्ली से यहाँ पर आया भी था। लेकिन अभी ये सारी चीजें जो है वो पुलिस को, जिसे कहते हैं ना कि सुपरफिशियली पता चल रही थी, इर्द गिर्द से जानकारी मिल रही थी, पुलिस ने सीडीआर जरूर जुटा ली थी, लेकिन ये जो कल्प्रिट्स हैं, तथाकथित जो आरोपी हैं, ये पकड़े नहीं गए थे। तो पुलिस ने इंतजार किया, जाल बिछाया और फाइनली रेहाना को भी पुलिस ने पकड़ा, रेहाना के साथ उसके पति शेखलाल को भी पकड़ा। और जब इनसे सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की तो इन्होंने ये मान लिया कि हाँ, वो लाश जो एक लावारिस और खंडहर नुमा मकान में मिली थी, वो लाश जो है छोटू रजक की ही है और छोटू रजक की इस पति पत्नी ने मिलकर हत्या की थी। और सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि इनके साथ इनके दो और रिश्तेदार भी थे, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद हुसैन। तो इन चारों ने मिलकर छोटू रजक की हत्या की थी और हत्या करने के बाद पहचान छुपाने के इरादे से वो लाश जो है उन्होंने जला भी दी थी। अब सवाल यह है कि छोटू रजक की हत्या इन्होंने क्यों की और 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर को जब ये लाश मिली तब तक ये छोटू रजक कहाँ रहा? अगर छोटू रजक टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला था तो उसका जमशेदपुर और इसके पास की लोकेलिटी कपाली से ऐसा क्या रिलेशन था? इन सारी चीजों के बारे में जब पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने पूरी कहानी तफसील से सुनाई। अब वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। असल में इंस्टाग्राम पर छोटू रजक नाम के इस नौजवान की मुलाकात रेहाना से हुई थी। वही रेहाना जो कपाली में रहती है और शेख लाल जिसका पति है। तो रेहाना और छोटू रजक की इंस्टाग्राम में दोस्ती हुई, मुलाकात हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, ये भी मतलब एक पहलू है। तो फाइनली ये प्यार भी हो गया दोनों में, रेहाना में और छोटू रजक में। इसके बाद इनके बीच मिलना जुलना शुरू हो गया। अब कोई भी लाइफ पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो अपने पार्टनर को किसी और के साथ अगर विजुअलाइज करे या सोचे तो ऑब्वियसली ये बहुत तकलीफदेह बात होती है। और ये जो शेख लाल था, इसको भी ये लग रहा था कि मेरी पत्नी जो है वो गलत रास्ते पर है और उसे छोटू रजक जो है उसे गुमराह कर रहा है, बरगला रहा है। तो फिर इसके बाद हुआ ये कि घर वाले रोक टोक करते रहे, लेकिन रेहाना जो है लगातार छोटू रजक के संपर्क में रही और वो वहां से हट नहीं रही थी, उससे वो रिलेशन तोड़ नहीं रही थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि रेहाना यहाँ कपाली से सीधे दिल्ली चली गई और छोटू के साथ तकरीबन 20-25 दिन गुजार कर फिर वापस यहाँ जमशेदपुर लौट कर आई, कपाली लौट कर आई। तो ये सारी बातें घर वालों को बहुत नागवार गुजरती थी। तो फाइनली जो शेख लाल है उसने ये तय किया कि वो छोटू रजक की हत्या कर देगा और हत्या करने की बड़े ठंडे दिमाग से उसने प्लानिंग की और अपनी बीवी रेहाना से ही कहा कि वो इस रिलेशनशिप को जो है स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर रेहाना चाहे तो वो छोटू रजक के साथ भी जाकर रह सकती है और इसके बाद वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो एक बार वो छोटू रजक से मिलना चाहता है और उसे अपने घर में इनवाइट भी करना चाहता है। ये सारी बातें जो है ये जो शख्स है शेख ने, उसने अपनी पत्नी रेहाना से कही और रेहाना ने फ़ोन करके छोटू को इधर बुला लिया। छोटू को कपाली में बुलाने के बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक उसने इस लड़के को, शेख ने और रेहाना ने, अपने घर में ही रखा और न सिर्फ घर में रखा बल्कि ज़बरदस्त खातिरदारी करते रहे, बिरयानी खिलाते रहे, पूरा स्वागत सत्कार करते रहे और छोटू को ख्वाबों में भी इस बात का इल्म नहीं था कि उसके साथ आने वाले दिनों में इतना बुरा हो सकता है। लेकिन ये जो है बड़े ठंडे दिमाग से उसके हत्या की साजिश रच रहे थे। शुरुआती साजिश में रेहाना शामिल नहीं थी, रेहाना से तो धोखे से ही छोटू को बुलवा लिया था, लेकिन साजिश में घर के कुछ दूसरे लोग, सिराज और हुसैन वगैरह शामिल थे और इन लोगों ने मिलकर फाइनली छोटू को जो है अपने ही घर से, जहां पर वो गेस्ट के तौर पर था, वहां से एक रात को किडनैप किया 13 अक्टूबर की रात को और लेकर गए एक सुनसान मकान में। वहां पर इन्होंने छोटू रजक की पहले तो गला काट कर हत्या की और उसके बाद पत्थरों से उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया और फिर लाश को आग भी लगा दी। इतना सब कुछ करने के बाद जाहिर है
ये सारी बातें कम से कम घर में तो छिपने से रही। रेहाना को भी इसके बारे में पता चल गया, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि रेहाना या तो डर गई हो, या ये भी कह सकते हैं कि रेहाना भी इस साजिश में बाद में शामिल हो गई, तो उसने भी सबूत मिटाने में घर वालों का साथ दिया और इस तरह से एक नौजवान की यहाँ हत्या कर दी गई। और हत्या से पहले जो चौंकाने वाली बात या अजीब बात मुझे जो लगती है, वो ये कि कातिलों ने उसे न सिर्फ अपने घर में बुलाया, बल्कि मेहमान की तरह उसकी अगवानी, उसका स्वागत सत्कार करते रहे। लेकिन फाइनली इस ब्लाइंड मर्डर के केस को जो सरायकेला खरसावां की पुलिस है उसने क्रैक कर लिया, और जो गुनहगार हैं, 4 गुनहगार, रेहाना, शेख लाल, सिराज और हुसैन, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। तो ये कहानी जमशेदपुर के पास सरायकेला खरसावां की है। और अब मैं जब यहाँ हूँ, कुछ दिनों तक छुट्टियों में आया हूँ, आप सबको पता है, तो मुझे लगा कि जमशेदपुर की कहानी ही आप सबको सुनानी भी चाहिए। और ये कहानी यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाकया सुनकर जो है कुछ सीखने समझने का भी मौका मिला होगा। और मुझे छोटू के बिहेवियर पर थोड़ी हैरानी है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इतना मैं कहूँगा कि भोला कैसे हो सकता है कि अगर वो किसी की वाइफ के साथ अफेयर कर रहा हो और वो महिला अपने घर में इसे बुला रही हो, परिवार के सारे लोग उसका स्वागत कर रहे हों और वो इसको बहुत सहजता से ले रहा हो, तो मुझे लगता है ये उसकी बेवकूफ़ी थी, जिसकी वजह से उसे जान गंवानी पड़ी। तो फिलहाल यहीं तक, फिर हाजिर होंगे किसी और वाकये, किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।